जो भी आप पढ़ रहे हैं अगर उसमें चेंजमेंट देखने को मिलता है दैट इज द केमिकल रिएक्शन, वही हमारी केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में जाती है। अगर हम इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का निकालें तो ये हमारा 16 हुआ और 32 हुआ, और अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखेंगे तो 1:2 लिखेंगे, और यही आपका कहलाता बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। रासायनिक सूत्र को अगर हम ध्यान से देखें, केमिकल फार्मूला का क्या मतलब होता है, अगर हम ध्यान से देखें ये हमारा H2SO4 है ना, अगर ये H2SO4 केमिकल फार्मूला, हमारे पास NH3 है केमिकल फार्मूला, ये क्या कहलाएगा, केमिकल फार्मूला कहलाएगा। स्टाइकोमेट्रिक हमेशा बैलेंस रिएक्शन पर ही काम करता है, अगर हमारा रिएक्शन ही बैलेंस नहीं होगा तो स्टाइकोमेट्रिक वर्क नहीं करेगा भाई। क्लियर? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद करते सारे लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे और एंजॉय तो कर ही रहे हैं भाई। कह रहे भाई क्या क्लास 11 में कोई लेना देना नहीं है, क्या ही पढ़ेंगे कर हैं, क्या करने वाले हैं पढ़ के। तो मेरा भाई मेरा मानना ये है, मैंने अपने जो स्टूडेंट लाइफ में फेच किया और जो हर एक टीचर है वो आपको यही सजेस्ट करेगा कि क्लास 11 जो है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्लास 11 में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो थोड़े से वीक रह जाते हैं, तो क्लास 12 में जो भी हमारा पोर्शन आता है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, डजंट मैटर, जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेज होता है। तो इसका मतलब सर ये समझ में आता मोटा मोटी कि हमको पढ़ना पड़ेगा। और अब हमारे पास आज पहला चैप्टर है जिसको हम शून्य सीरीज के नाम से जान रहे हैं। सर ये जो शून्य सीरीज है इसमें जो आप पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है, ध्यान से देख लो मेरे भाई, चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो और ये लेक्चर 1 है, एक ही लेक्चर में हम खत्म करेंगे। सर कैसे खत्म करेंगे एक बार थोड़ा सा बता दो। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहें तो हमारे पास नंबर ऑफ टॉपिक्स की बात करें, अगर हमारे पास जो टॉपिक्स हैं अगर हम इनकी बात करें तो याद रखो मेरे भाई, जो भी यानी कि मैं बात करूं एग्जाम से रिलेटेड है ना, जो अगर एग्जाम में अगर हम बात करें, जो हमारा एग्जाम होता है ना बेटा, एग्जाम को देखते हुए सारे टॉपिक्स यानी कि ऑल टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ऑल टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इसका मतलब सर ये समझ में आया, जितने आपके महत्वपूर्ण है ना बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो आपके लेक्चर नंबर यानी कि जो भी आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट है बेटा, चैप्टर नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें, जो भी होंगे मेरे भाई सारा का सारा हम लोग कवर करने वाले। ठीक है मेरा भाई, सारा का सारा। तो इसका मतलब यहां पर हमें टॉपिक नहीं डाले, इसका मतलब ये नहीं बेटा भाई यहां पर आप करने का काम करें किस तरीके से होने वाले और क्या क्या होने वाले। अब देखो हमारे पास पहला टॉपिक आता है केमिकल यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें सीधे सीधे जो हमारी रासायनिक अपक्रिया होती है बेटा, किसकी बात करते हैं हम, रासायनिक अपक्रिया। ध्यान देना, अगर हम बात करें रासायनिक अपक्रिया की बात करें तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, जो रासायनिक अपक्रिया होती है ना उसका मतलब होता है एक तरीके का चेंज, एक तरीके क्या मतलब होता है, चेंज होता है। यानी कि हम बात करें केमिकल रिएक्शन, किसकी बात करें बेटा, केमिकल रिएक्शन की बात करें। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चों को एक ही बात समझ में आती है, सर एक पार्ट हमारा रिएक्टेंट होता है और एक पार्ट हमारा प्रोडक्ट होता है। बोलो यही बात तो समझ में आती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमें क्या देखने को मिल जाते हैं बेटा, चेंज देखने को मिल जाते हैं। क्या देखने को मिल जाते हैं, चेंज देखने को मिल जाते हैं। तो जो हमारी रासायनिक अपक्रिया होती है या जो भी हमारा जिसके बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर उसमें चेंजमेंट देखने को मिलता है दैट इज द केमिकल रिएक्शन, वही हमारी केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से लॉ हैं जो एक चेंज पर्टिकुलर कहानी बताते हैं, उन एक एक लॉ को आप अच्छे तरीके से ध्यान से सुनते हुए अपने दिमाग को सेट करते हुए, इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं हम लोग अभिकारक। क्या कहते हैं भाई जी, अभिकारक कहते हो। ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद में जो होने वाले चेंज हैं वो किस तरीके से चेंज होते हैं और क्या ही होते हैं, उनको हम पूरी तरीके से एक एक जो भी आपके नियम है उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहले आप तो ये देखो, पहला पॉइंट आता है कि हमारे पास है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमको क्लास 9 में पढ़ाया जाता है बेटा। क्लास 9 में क्या पढ़ाया जाता है, जो हमारा
जो हमारा पदार्थ है, ना तो जो मैटर को ना तो हम क्या कर सकते, ना बना सकते, ना ही नष्ट कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आपका मैटर है, कैन बी नीदर कैन बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो इसको हम बना सकते ना ही नष्ट कर सकते, दैट इज द मैटर। यानी कि आपको ये वाली डेफिनेशन ध्यान में रखनी, कौन वाली बेटा, संज्ञान में रखनी है। ये किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के द्रव्यमान क्या कहलाते हैं मेरे भाई, क्या कहलाते हैं, तो आपको याद रखना है क्या कहलाते हैं मेरे भाई, तो आपको याद रखना है वही हमारी क्या कहलाती है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाती है। यानी कि किसी रासायनिक अपक्रिया के अपकारकों का संपूर्ण द्रव्यमान और उत्पादों का संपूर्ण द्रव्यमान क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है। तो याद रखेंगे मेरे बच्चे, क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे फॉर अ एग्जाम्पल जल्दी से देखो मेरे बच्चे, फॉर अ एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर अ एग्जाम्पल कि हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कोई एक ए है, ए को अगर हमने बी में जोड़ा तो यहाँ पर सी और डी आया, ऐसा हमने समझा। ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये वाला पार्ट हमारा अभिकारक था, क्या था मेरा भाई, अभिकारक। ये वाला हमारा पार्ट क्या था, उत्पाद। इसका मतलब ये क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ। ये वाला पार्ट हमारा रिएक्टेंट हुआ और ये वाला पार्ट हमारा प्रोडक्ट हुआ। क्या हुआ मेरे भाई, प्रोडक्ट हुआ। अगर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो एक चीज तो आप समझ ही गए होंगे, क्या बेटा समझे, यहां पर इसका जो मास होगा बेटा, इसका जो टोटल मास होगा, टोटल मास होगा, वो हमारे टोटल मास इसके टोटल मास के क्या होगा मेरे भाई, इक्वल होगा। इसका जो टोटल मास होगा वो एक दूसरे के क्या होगा मेरे बच्चे, इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से समझना चाहें तो हमारे पास जैसे NaCl है और इसके साथ Ag के साथ रिएक्ट कराएं तो बन के आता है AgCl प्लस Na। क्या बन के आता बेटा, Na आता है। अगर आप इनको देखोगे, इसका जो भी आपका मास होगा, इसका मास होगा, इनका दोनों का टोटल कराओ, इसके साथ जोड़ो, दोनों ही इक्वल आने वाले हैं। दैट इज द मेरे भाई कौन सा नियम हुआ, आप देख सकते हैं, ये नियम हुआ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास से ही आपको बातें समझ में आती है मेरे बच्चे, मास से ही बातें समझ में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था, प्राउस ने दिया था, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है मेरे भाई, यानी कि अगर आप ध्यान से समझें, इस नियम के अनुसार किसी यौगिक को चाहे किसी भी सोर्स से प्राप्त करें, किया जाए, परंतु उसमें उपस्थित तत्वों का एक निश्चित क्या होता है मेरा भाई, भारानुपात होता है, यानी कि उनका क्या होता है, भार होता है। क्लियर है ना भाई, क्या होता है मेरे बच्चे, भार होता है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नो मैटर ऑफ यानी कि नंबर ऑफ मैटर व्हाट इज द सोर्सेस मेथड द कंपाउंड इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एलिमेंट प्रेजेंट इन द हैव अ फिक्स्ड कांस्टेंट वेट रेशियो। उनका जो रेशियो होता है हमेशा फिक्स होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, हमेशा फिक्स होता है। जैसे फॉर अ एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, आई हैव अ मास ऑफ वाटर, मेरे पास एक वाटर का मास है जो अपने आप में, अगर हम इसका एटॉमिक वेट निकालें बेटा, अगर इसका हम क्या निकालें भैया, एटॉमिक वेट निकालें, इसका अगर हम एटॉमिक वेट निकालें तो एटॉमिक वेट अपने आप में कितना निकल के आएगा मेरे बच्चे, एटॉमिक वेट निकल के आएगा आपका टोटल और टोटल 18। बट हमें इसका रेशियो निकालना था, किसका, इन दोनों का। अगर हम एक एच का देखेंगे तो एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो दो का कितना हो गया, दो, रेशियो लगाए। एक ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, 16। तो अगर आप देखोगे तो दो रेशियो कितना हो गया, 16। अगर इसको काटोगे तो कितना आ गया, 1:8। तो अब ये अगर हम बात करें वाटर को किसी भी सोर्सेस से हम निकालें, कहीं से भी निकाल के लाएं, कहीं से भी XYZ, चाहे नदी से, नाले से, तालाब से, कहीं से भी लेके आओ, पानी का जो रेशियो रहेगा हर हमेशा इक्वल रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्लियर मेरे भाई। नेक्स्ट आता है गुणित अनुपात का नियम। जल्दी जल्दी से सारे बच्चे पढ़ेंगे, अपनी कॉपी पे अच्छे तरीके से लिखेंगे। बेटा किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था मेरा भाई, डाल्टन ने दिया था। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को लेके आए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यानी कि 2 और मोर कंपाउंड लो, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड लो, उनका जो रेशियो होगा मेरे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा तो ही समझ में आएगा। जैसे हमने कहा ये CO है, इसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। फिर हमारे पास इसी दोनों से ही एक कंपाउंड और बनता है CO2, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, क्या हमने किसी में एलिमेंट को चेंज किया? आपका आंसर होगा नहीं, चेंज किया। अगर हमने एलिमेंट को चेंज नहीं किया तो आप एक चीज इसमें देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, जब एलिमेंट चेंज नहीं है तो इनके कंपाउंड तो अलग अलग, अगर कंपाउंड अलग अलग है तो इनका रेशियो निकालते हैं। अगर रेशियो निकालें इस और इस वाले का ध्यान से देखना, इसका निकालते हैं, इन दोनों का निकालते हैं, कार्बन का निकालते हैं और ऑक्सीजन का, है ना, इसका रेशियो निकालते हैं। ये हमारा, ये वाला हमारा किसका है? CO का, और इधर निकालते हैं हम CO2 का। यहां पर कार्बन का रेशियो लेंगे और ऑक्सीजन का लेंगे। अच्छा, एक कार्बन के कितना होता है? 12, और एक ऑक्सीजन के कितना होता है? 16, है ना, क्लियर है ना? ध्यान से समझिएगा। इसका कितना होगा? एक ऑक्सीजन का 12, एक ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, कितने हैं? 2, तो 2 का कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब वो ये कह रहा था, जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, एक का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, बट द सेकेंड वाला जो भी होगा वो एक दूसरे के, हम ये कह सकते हैं, मल्टीपल हो सकता है, जिसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में लिख सकते हैं। मतलब इनका हम लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का निकालें तो ये हमारा 16 हुआ और 32 हुआ, और अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखेंगे तो 1:2 लिखेंगे, और यही आपका कहलाता बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहलाता है। क्लियर है मेरे बच्चे? तो इस वाले डेफिनेशन को देखते हुए आपको ये वाला पॉइंट समझना होगा। किस अनुपात में होते हैं? सरल गुणोत्तर अनुपात में होते हैं, सिंपल मल्टीपल रेशियो टू द ईच अदर। वो दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीपल प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्या मजा आ रहा, क्या मजा आ रहा भाई। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास है, इस नियम के अनुसार जिस भारानुपात में दो तत्व अलग अलग, यानी कि वो ये कह रहा है दो तत्व को जोड़ो, अलग अलग से जोड़ो, जो तीसरा तत्व आएगा उनका जो नंबर ऑफ मासेस का रेशियो होगा वो एक दूसरे के क्या होगा भैया? क्या होगा? जल्दी से बताओ। वो एक दूसरे के क्या होगा मेरे भाई? मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा, एक दूसरे के कॉम्बिनेशन, यानी कि थर्ड कॉम्बिनेशन से क्या होगा? पहले क्या हुआ? थर्ड एलिमेंट दे कंबाइंड विद द ईच अदर इन द सेम रेशियो ऑफ मल्टीपल ऑफ द रेशियो। तो वो तीसरे वाले से जो भी अनुपात रखेगा वो क्या होगा मेरे भाई? वो उन दोनों रेशियो के एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है मेरे भाई, इसको समझाने की कोशिश करते हैं, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था H था, यहां पर Cl था और यहां पर Na था। ध्यान से समझिएगा। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, ये दो हमारे पास थे, इन दो को हमने 2 से 1 से जोड़ दिया, तो ये वाले पार्ट में अगर देखोगे तो ये वाला पार्ट NaCl बना और ये वाला बन के आया NaH, और इसको देंगे तो ये हमारा HCl है। अगर इन सभी के मासेस के बारे में लिखना चाहें तो ये कितना होगा बेटा? 23 और 1, और इसको लिखोगे 23 और ये कितना हो जाएगा? 35.5, इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये 35.5 हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना? तो अगर हम थोड़ी सी चेंजमेंट देखें तो इन दो का जो रेशियो है ना, वो देखो, ये इससे और ये इससे, तो कुछ इस तरीके से क्या करता है? वो हमारा रेशियो बनाता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो आप इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये किसने दी थी? कभी कभी ये पूछ लेता है, तो आपका आंसर होगा रिचर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रेशियो को दिया, मतलब सॉरी, इस थ्योरी को दिया था। तो ये कहानी हो जाएगी हमारी किसकी? ये हमारी किसकी होगी? जल्दी से बताओ। ये हमारा हो गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब समझ में आया? ये एक दूसरे के आप ऐसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे, अगर मैं यहां पर क्या करता ना, इधर पे HN लिख के Cl इधर लिखता तो NaCl इधर हो जाता, तो ऐसे हो जाता। बात एक ही है ना रेसिप्रोकल का। आगे आ जाओ। तो नेक्स्ट आता है मेरे बच्चे, जिसको हम कहते हैं गैलुसेक। अगर हम गैलुसेक की बात करें, गैलुसेक, तो गैस से आपको हमेशा याद रखना गैस को। ये मैंने अपने बारे में, मतलब अपना जब बहुत अच्छे से अध्ययन किया तब समझ में आया कि भाई साहब ये तो गैस के बारे में बात कर रहा है। इन्होंने जो नियम दिया था वो टोटल किस पर था मेरे भाई? वो गैस पर था। किस पर था? वो गैस पर था। तो गैस पर ही इनका रूल फॉलो करता है गैलुसेक का। क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन द गैसेस ऑफ रिएक्शन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम किन्हीं गैसेस को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर लेते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर लेने पर एंड द प्रेशर एंड वॉल्यूम रिएक्ट ऑन द प्रोडक्ट, यानी कि जब वो क्या करते हैं भैया, जब उनको हम सिंपल कांस्टेंट टेम्परेचर में लगाएंगे और उसमें प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर लगाने पर उनका जो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट होगा बेटा जी, है ना, एंड प्रोडक्ट होगा उसमें इन द सिंपल रेशियो, वो एक दूसरे के सिंपल रेशियो में आ जाते हैं। क्लियर मेरे भाई? नहीं समझ में आया होगा तो नहीं, कोई बात नहीं। जैसे हमारे पास H2 है, H2 के साथ अगर हम Cl2 के साथ जोड़ें तो क्या हमारा 2HCl नहीं आएगा? जल्दी बोलो,
HCl नहीं आएगा? आएगा। अगर ये आएगा तो अगर हम बोल दें, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां पर एक बात जरूर समझ में आ रही होगी। क्या समझ में आ रही है? अगर ये हमारे पास 1 मोल है बेटा, कितना है? 1 मोल। तो ये भी हमारे पास कितना है? 1 मोल। तो ये हमारे पास कितना है मेरे भाई? 2 मोल। कितना है? 2 मोल। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं ये 1:1:2 के है? क्या ये सिंपल रेशियो में नहीं है? सिंपल रेशियो में है, यही तो बताना चाह रहा है गैलुशेक। गैलुशेक कह रहा है जब कोई भी हम गैसेस को लेते हैं, लेने के बाद उनको जैसे ही हम ऐड कराते हैं, ऐड कराने के बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट बन के आता है, वो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो हमारा सिंपल रेशियो में होता है। बोलो तारारारा। क्लियर है मेरे भैया? मजा आ गया भाई, मजा आ गया। क्या सर डेफिनेशन दे रहे हो आप। नेक्स्ट आता है हमारे पास एवोगाड्रो। कौन सा आता है बेटा? एवोगाड्रो। अगर हम एवोगाड्रो की बात करें मेरे बच्चे, अगर हम किसकी बात करें? एवोगाड्रो की। अगर हम एवोगाड्रो कहते हैं तो ये एसटीपी पर बात करता है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। इसमें जो होता है समान आयतन में जो अणुओं की संख्या होती है वो क्या होती है? समान होती है। जैसे सेम एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल हमने लिया आपको समझाने के लिए। ये हमारे पास H2 है और ये हमारे पर क्या निकल के आया? Cl2 है, बन के क्या आया? 2HCl है। अगर आप इन दोनों बातों को ध्यान से समझोगे तो यहां पर अगर हम बोलें ये एक वॉल्यूम है बेटा, एक आयतन है, और ये भी हमारा एक वॉल्यूम है, और ये हमारा कितना निकल के आया? 2 वॉल्यूम निकल के आया। कितना निकल के आया? 2 वॉल्यूम निकल के आया। तो जरा एक बात जरा गौर फरमाओ, यहां पर ये कितना दे रखा है? 1। यहां पर ये कितना दे रखा है? 1। अगर एक एक को जोड़ो तो कितना आया? 2। तो अगर हम ध्यान से देखिए जो इनके मॉलिक्यूल्स होंगे, जो इनके अणु होंगे, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो हमेशा इक्वल रहेंगे। और यही कौन कह के गए थे? एवोगाड्रो कह के गए थे। कौन कह के गए थे? एवोगाड्रो। बेटा एवोगाड्रो की कहानी बहुत ही अच्छी रहेगी, इसको हम लोग आगे चल के अभी कहानी सिखाएंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे क्या? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल में बताएंगे कि व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर। ठीक है मेरे भाई? चुपचाप सुनते रहना, किसी को बताना नहीं कि पढ़ाई ऐसे करते हैं। आ जाओ भाई, इसको समझते हैं। इसको कहते हैं मूल अवधारणा। क्या कहते हैं भाई? मूल अवधारणा। हालांकि अगर देखा जाए तो चैप्टर इसी के नाम पर था। बस एक बात याद रखना, किसी को ये मत बताना कि नंबर ऐसे आते हैं। देखो भाई, अगर कोई भी हम बात करें, किसी भी पदार्थ की बात करें, यानी कि कोई भी मैटर है, कोई मैटर का एक छोटा सा पार्ट ले लो, छोटा सा पार्ट ले लो। जो छोटा सा पार्ट होता है उसकी जो भी यूनिट होती है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.022 सॉरी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट होती है, इकाई होती है। दैट इज द मोल। अब याद रखिएगा, इसको जब भी अगर हम बात करें, इसको हम डिनोट कराते हैं किससे? स्मॉल एन से डिनोट कराएंगे। तो मैं लिख सकता हूं डिनोटेड बाई, या डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई स्मॉल एन, यानी कि ये प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल एन से। और बात याद रखो, ये जो एन होता है ना बेटा, एन होता है, इसको कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर। और इसकी वैल्यू यही होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। दैट इज द मेन पॉइंट। क्लियर है ना? क्लियर है ना? बोल दो यार एक बार। पता है ना? पता है ना भाई, जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे होते हैं, सर अपन में क्या है, अरे मैंने तो जीत ही लिया। मेरे भाई ओवर कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होता, यानी कि समय ही बताता है। तो यानी कि जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं मारनी है। तो इसीलिए आप याद रखना, ये मत सोचना कि अपन को ये सारा कुछ आता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए? बहुत अच्छे बच्चे हैं, सारे के सारे समझ गए ना? देखो मैं आपको डेफिनेशन लिखी हुई दिखा रहा, ना तो मैं डेफिनेशन पढ़ रहा, ना मैं उसके बारे में सीधा सीधा आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं ये होता क्या है। बाकी आपका काम लिखना होगा। ठीक है भाई? द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन विच 6.0, कहीं कहीं बुकों में 6.023 भी लिखा है, बट द रिलेटेड आपको ये रखना है यूनिट ऑफ आर प्रेजेंट। इतनी यूनिट प्रेजेंट होती है अगर हम एक एटम की बात करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे? इसके बाद आता है मेरे पास सॉल्यूशन। बेटा अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, वाह क्या बढ़िया टॉपिक लिया है सर। सॉल्यूशन जो होता है ना मेरे भाई, सॉल्यूशन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक हमारा होता है सॉल्यूट। एक क्या होता है बेटा? सॉल्यूट, जिसको आप लोग क्या कहते हो? एक को कहते हो बिले। और एक होता है हमारा बेटा सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट, जिसको आप क्या कहते हो बेटा जी? बिलायक।
तो अगर हम बिले को और विलायक के दोनों को एक साथ मिला दें तो क्या बन जाएगा बेटा, बिलियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बिलियन, दैट मीन्स सॉल्यूशन। याद रखो किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो जो बिले की वैल्यू होती है वो लेस होती है, लेस होती है यानी कि ये हमेशा कम क्वांटिटी में होगा, कम अमाउंट में होगा, और ये हमारा होगा मोर अमाउंट में। कैसा होगा बेटा, मोर अमाउंट में होगा यानी कि अधिक मात्रा में होगा। याद रख लें इस बात को, किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो विलायक हमेशा ज्यादा होगा, बिले आपका कम होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम एक बीकर बनाए, बेटा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अगर हम ध्यान से समझें तो यहां पर मान लेते हैं ये जो हमने पार्टिकल येलो कलर के बनाए हैं ये हमारे पानी के पार्टिकल हैं। किसके पार्टिकल हैं बेटा, किसके पार्टिकल्स हैं, किसके कण हैं, तो आपका आंसर होगा ये कण सारे के सारे किसके हैं, पानी के। अब लेते हैं कुछ कण चीनी के, ये हमारे कण काय के हैं, ये कण हमारे किसके हैं बेटा, चीनी के हैं। तो ये चीनी के कण हुए, किसके कण हुए, चीनी के। अब जरा एक बात गौर फरमाइएगा, ये वाले पार्टिकल आपके किसके थे, वाटर के, वाटर के, वाटर, दैट मीन्स ये हमारा पानी है। पानी के साथ, पानी के साथ अगर हम ध्यान से देखें, पानी के साथ अगर हम ध्यान से देखें तो येलो येलो हो गया ये, और ये व्हाइट वाला किसका है, ये व्हाइट वाला है चीनी, चीनी दैट मीन्स शुगर, ये हमारा शुगर वाला पार्ट है। तो देखो पानी में किसको घोला गया, चीनी को घोला गया। तो ये एक टोटल बनकर के आया बिट्टा जी, बिलियन बन के आया। क्या बन के आया, बिलियन, यानी कि ये हमारा पार्ट हुआ सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का। और ये एक प्रकार का कैसा मिक्सचर होगा बेटा, ये जो मिश्रण होगा ना, यानी कि अगर हम इस मिक्सचर की बात करें तो ये मिक्सचर जो भी होगा वो हमारा, याद रखना, होमोजीनस होगा। कैसा होगा, होमोजीनस होगा, होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस होगा यानी कि 2 और मोर कंपाउंड, है ना, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों को मिलाएगा, बट द फॉर्म ऑफ होमोजीनस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं यहां पर पानी क्या होगा, यहां पर पानी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट होगा, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा क्या बनेगा, विलायक बनेगा, और ये वाला पार्ट हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूट, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा बनेगा बिली, बिली। क्लियर है ना, तो सॉल्यूशन वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो ये वाला सॉल्यूशन हुआ। अब आते हैं इनकी सांद्रता में क्या क्या कहानी होती है। सांद्रता यानी कि, यानी याद रखना, बिलियन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन में आपने जो बिले की क्वांटिटी है, बिले इन द सेंस जो आपका सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट आपने कितना घोला है, दैट इज द कंसंट्रेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल, यानी कि बताया विलायक की किसी निश्चित मात्रा में घुली विले की मात्रा को सांद्रता, यानी कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि आप सारे के सारे जानते हो कि मैंने ये बोला एक ये बीकर है, एक बीकर में मैंने कहा कि 2 लीटर पानी है, इस 2 लीटर वाटर में, ध्यान से समझिएगा, इस 2 लीटर वाटर में मैंने अचानक से 2 kg चीनी मिला दी। ये जो 2 kg ऑफ शुगर है बेटा, ये जो शुगर होगी ना, तो यही अपने आप में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बताएगा, सॉरी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताएगा। क्लियर है भाई, तो ये वाली कहानी आपको रखना है यहां। अब आ जाओ यहां पे बेटा, नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा, ये छोटी छोटी डेफिनेशन आप याद रखिएगा। यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर ये फार्मूला है, यानी कि किसी बिलियन के 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब कोई भी 100 ग्राम है, यानी कि यहां पर ये एक क्या बेटा, ये वाटर है, यहां पर कितना लिया गया, 100 ग्राम। ये 100 ग्राम है सॉल्वेंट, सॉरी मैं अब ये कह सकता हूं कि ये हमारा 100 ग्राम है बिलियन बेटा। क्या है मेरे भाई, ये बिलियन है 100 ग्राम, यानी कि ये सॉल्यूशन है, कितना है, तो आपका आंसर होगा 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन में अब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल किसके घोलने, सॉल्यूट के। सॉल्यूट को घोलेंगे, वही उसकी क्या कहलाएगी बेटा, वही उसकी कहलाएगी वेट परसेंटेज। यानी कि भार परसेंटेज का मैं फार्मूला लिखूंगा, W परसेंटेज दैट्स इक्वल टू बिले का भार, बिले का भार, बिले का भार, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में बिलियन का भार, बिलियन का भार। ये भी क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या लगा दो बेटा जी, 100। अब इसको आप क्या करोगे, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, W परसेंटेज दैट्स इक्वल टू
डब्ल्यू बी ग्राम में रखेंगे, अपॉन में डब्ल्यू टी भी कायम रखेंगे बेटा जी ग्राम में, इनटू 100। तो शॉर्ट में याद रखिएगा, तो यहां पर आपका डब्ल्यू बी क्या है, बिलेका बार, वेट ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू टी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में, इन ग्राम इंटू 100। तो इससे हमारा न्यूमेरिकल लग जाता है। कभी कभी डायरेक्टली इसकी वैल्यू देगा डब्ल्यू बी की, डब्ल्यू टी की देगा, वेट परसेंटेज बोलेगा, 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, दैट्स योर आंसर। क्लियर मेरे बच्चे। और आगे अगर बढ़े तो हमारे पास नेक्स्ट मिलता है जिसको हम कहते हैं पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है जो हमारा सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्वेंट में हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल को हमने 10 लाख अमाउंट उसका माना है, नंबर ऑफ पार्टिकल है। यानी कि एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी में मैं मान लेता हूं जो सॉल्वेंट थे वो टोटल, और टोटल कणों की उसमें जो पार्टिकल की संख्या थी वो हमारी थी 10 लाख। उन 10 लाख में या 1 मिलियन में नंबर ऑफ सॉल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल डाले गए, दैट इज द पीपीएम, वही उसकी पीपीएम कहलाएगी। पीपीएम का फुल फॉर्म अगर कोई आपसे पूछ दे तो हमेशा याद रखेंगे पार्ट्स पर मिलियन होता है मेरे भाई। क्या होता है मेरे बच्चे, पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा हो बेटा, एक फार्मूला लिखते हैं पीपीएम के। अगर आपसे कोई फार्मूले पूछे कितने होते हैं तो आपको हमेशा याद रखने बेटा 4 फार्मूले होते हैं। कितने फार्मूले होते हैं बेटा, 4। चारों फार्मूले को लिखते हैं। एक हमारा होता है डब्ल्यू बी, ये भी अगर ग्राम में होगा, अपॉन में आप लिखेंगे डब्ल्यू टी, ये भी हमारा ग्राम में होगा, इनटू क्या लगाएंगे 10 की पावर 6। और इसी तरीके से एक और होगा, वी भी हमारा किस में होगा बेटा, एमएल में होगा, अपॉन में वी टी हमारा क्या होगा, एमएल में होगा, इनटू 10 की पावर क्या लगाएंगे 6। देखो मेरे बच्चे 2 फार्मूले हो गए, क्लियर होगा मैं अब कहना क्या चाह रहा हूं। क्लियर है मेरे बच्चे। अब हमारे पास डब्ल्यू बी जो भी होगा वो एम में होगा, किस में होगा बेटा, एम में होगा। और यहां पर आपका जो डब्ल्यू टी होगा वो हमारा अब के में देखने को मिल सकता है। अब 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे क्योंकि इस सेंस में दोनों यूनिट आपकी इक्वल नहीं है। ठीक है मेरा भाई। एक और होगा जो हमारा डब्ल्यू बी होगा, अपॉन में ये हमारा एम में ही रहेगा, और यहाँ पर जो वी टी है वो हमारा किस में हो जाएगा, तो याद रखिएगा वो हमारा हो जाएगा लीटर में। तो दैट इज द मेन फंडामेंटल ऑफ पीपीएम। तो पीपीएम के ये हमारे 4 फार्मूले हैं, चारों फार्मूले आपको याद रखने होंगे। तो 10 लाख भागों में से आप कह सकते हैं द नंबर ऑफ पार्ट सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 लाख। तो 10 लाख में से जितना भी नंबर ऑफ पार्टिकल आप सॉल्यूट का डालोगे दैट इज द पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है मेरे बच्चे। अरे वाह यार, क्या छोटी छोटी से बात कर रहे हो सर, क्या छोटी छोटी से बात करो, ये सब तो मेरे को आता है, ये क्यों ही पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आ जाओ मेरे बच्चे। यानी कि मोलरता की बात करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ, गलत, 1 kg आप नहीं बोलोगे, बोलोगे क्या, बोलना पड़ेगा सर, बोलना पड़ेगा आपको। क्या बोलना है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg of solute is called मोलरता, यानी कि मोलैरिटी। 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा, मोलरता कहते हैं। आओ जरा इसका बनाते हैं आप लोग क्या फार्मूला। देखो मोलरता का फार्मूला मैं डायरेक्टली बना रहा हूं। देखो मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय के मोल लिखोगे, विलेय के मोल लिखोगे बेटा, विलेय के मोल लिखोगे, मोल्स यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में फिर क्या लिखोगे, आपका आंसर होगा जल्दी बताओ, मोललता है ना, मोललता है बेटा, मोललता यानी कि विलायक का भार हमेशा कायम लिखा जाएगा यहाँ पर केजी में। तो बेटा याद रखना ये केजी की बात कर रहा है। मोल हमेशा याद रखना, यानी कि आप लिखोगे यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। अब इसको आप मोल को तोड़ो, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है भैया, भार बटे अणु भार। अब देखो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला फार्मूला यहां पर चिपका दो, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला अगर यहां पर चिपका दोगे तो विलेय का भार यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट, स्मॉल एम इक्वल टू, ये स्मॉल एम से डिनोट कराओगे, वेट ऑफ सोल्यूट, सारे के सारे बच्चे लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि विलेय का भार, इसी के साथ ही साथ आप नीचे लिखेंगे विलेय का अणु भार भी लिखोगे यहां पर बेटा, विलेय का अणु भार यानी कि वेट ऑफ मोलर या मॉलिक्यूलर वेट
ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया मॉलिकुलर वेट इनटू, अब यहां पर देखो क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो यहां पर लिखोगे वेट ऑफ, यानी कि विलायक का भार, विलायक का भार, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। शॉर्ट में लिख लो मेरे बच्चे, ये तो याद होने से रहा, शॉर्ट में लिख लेंगे सारे के सारे बच्चे। ठीक है भाई, शॉर्ट में लिख देंगे सारे के सारे बच्चे। तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है स्मॉल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू इंटू डब्ल्यू ए, काय में बेटा जी, केजी में। अगर ये केजी ना दिया जाता, यहाँ पर ग्राम दिया जाता, तो आप बोलते डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी दैट इक्वल टू डब्ल्यू ए, सॉरी, इंटू एम बी डब्ल्यू ए, ये होता हमारा ग्राम में, ऊपर मल्टीप्लाई कराते 1000 का। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये आपको फार्मूले याद रखने, छोटे छोटे से फार्मूले, कभी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, हम यूं लगा लेंगे। अब मॉलिक्यूलर वेट तो निकालना आता ही है, नहीं आता तो आपको पता ही होगा कि 9th में पढ़ाया गया था, जितने भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का वेट निकाल लो, उन सभी को वेटों को जोड़ दो, वो सारा का सारा हमारा निकल के आता है मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि अणु भार निकल के आता है। फिर हमारे पास आता है जिसको हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या कहता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल रखो ऊपर, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल रखो नीचे, यानी कि उसी मोलों की संख्या ऊपर रखो, अपॉन में कुल मोलों की संख्या के बराबर होगा कौन, जिस मोल के आप निकाल लो, वो हमारा विलायक का यानी कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो सकता है, हमारा आपका सॉल्यूट का भी हो सकता है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर ध्यान से देखें बेटा, तो जो हमारा चाई ए होता है इसको हम बेटा चाई से डिनोट करते हैं, ये हमारा चाई बोलता है, कोई कोई इसको ची बोलता है, तो आपको जो मन हो वो बोलो, आपकी इच्छा है, आप काई भी बोल सकते हो, ची भी कोई बोलता है, कोई इसको काई बोलता है, आप इसको क्या बोलते हो आप पे डिपेंड करता है, बट न्यूमेरिकल तो आपको आनी ही चाहिए। तो जो हमारा चाई ए है बेटा वो एन ए हो जाएगा अपॉन में एन टी के हो जाएगा, पहला फॉर्मूला ये बना। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होता तो आप एन बी अपॉन में एन टी लिखते, बोलो लिखते कि नहीं लिखते, ये भी हो जाता। अगर चाई ए को अगर हम चाई बी के साथ जोड़े तो वो हमारे एक के बराबर होगा, ये कभी भी आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। जो हमारा एंटी होता है वो हमारा एन ए प्लस एन बी होगा, यानी कि आपके सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को अगर हम जोड़ देंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ मोल बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई। क्लियर, तो भी यही कह रहा था, कोई भी सॉल्यूशन है उसके जो भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मोल फ्रैक्शन निकाल लो, उसी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखोगे, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारी हुई मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन। तो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी मेरे बच्चे। बोल दो कोई दर्द और तकलीफ तो नहीं है, अगर कोई दर्द और तकलीफ हो तो आप जल्दी से बताएं, मैं जरूर उसका समाधान करूंगा। फिर हमारे पास आती है बेटा मोलरता। अगर इस मोलरता को आप पढ़ना चाहते हो तो जरा ध्यान से देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ, जल्दी से बोलो क्या लिखा है, सॉल्यूशन। तो सारे के सारे बच्चे लिख लेंगे, देखो भैया लिखो। तो आप कह सकते हो फार्मूला, तो जो हमारा मोलरता होता है उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो आप बोलते हो बिले का या बिले के मोल, यानी कि आप कह सकते हो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आप क्या बोलोगे बेटा, जल्दी से बोलो, बिलियन का आयतन काय में होगा मेरे बच्चे, लीटर में, सॉरी काय में दोगे बेटा, लीटर में, शॉर्ट जल्दी जल्दी लिखेंगे सारे के सारे बच्चे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ना, मोल को हमने बताया ही था क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अब आप इसको और तरीके से लिख सकते, क्या, कैपिटल एम इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट लिखोगे, यानी कि क्या कर सकते हो भैया, बिले का भार बटे क्या हो जाएगा भैया, बिले का अणु भार, यानी कि मॉलिक्यूलर
वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इनटू, देखो क्या लिखा है, बिलियन का आयतन, तो आप लिखोगे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। तो जो बिलियन का आयतन लिखा है वो कायम होगा मेरे बच्चे, लीटर में होगा, ध्यान से लिखो सारे के सारे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो अगर ये वाली कंडीशन यहां पर आ गई तो क्या आप ये याद कर पाओगे, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं आप लोग। कैसे, कैसे बेटा, ध्यान से देखो, जी हमारा कैपिटल एम होता है, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी लिखोगे, वी टी लिखोगे, लीटर में लिख दोगे, खत्म। अगर ये आपका पर्टिकुलर, ध्यान से सुनो रे सारे के सारे बालक ध्यान से सुनेंगे, क्या ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये वाला पॉइंट आपका लीटर में ना होता, एमएल में होता, एमएल में होता तो क्या करते, तो कुछ और भी करना पड़ता, तो कैपिटल एम बोलते, डब्ल्यू बी 1/1000 करते, अपॉन में करते बेटा एम बी, इंटू क्या करते वीटी, बट ये होता किस में, एमएल में। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है ना। तो ये भी आपकी कंडीशन हो सकती है, यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। क्लियर मेरे शिकारियों। अब इसी के साथ ही साथ हमारा क्या आ जाता बेटा, नॉर्मलता आ जाता है। जल्दी देखो क्या आ जाती है हमारी, नॉर्मलता आ जाती है। नॉर्मलता क्या कहती है, अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोलेंगे आप, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोलना है, अब यहां पर क्या बोलना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अभी कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट लाएगी, व्हाट इज द ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, अच्छा ध्यान समझो। अब ये जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सेम 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, तो आपको यही बोलना है, क्या बोलना है भाई, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब आप क्या बोलोगे, ध्यान से देखना, नॉर्मलता को कैपिटल एन से डिनोट कराते हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक, बेटा ध्यान से समझिएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांक, तो आप बोलोगे ग्राम, ध्यान समझिएगा, ध्यान से, ग्राम इक्विवेलेंट, वैलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, भाई अपॉन अच्छा लगा लो सर, ये लो अच्छा लगा लिया, थोड़ा अच्छा तो नहीं लेकिन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन काय में मेरे भाई, फिर से लीटर में, तो आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जब वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो सारी की कहानी वही ट्विस्ट लाएगी जो पहले पहले हो चुकी है आपकी, क्या, जरा ध्यान समझो, ध्यान से समझो भैया। ग्राम तुल्यांक को पहले तोड़ते हैं, देखो जो ग्राम तुल्यांक होता है बेटा, ग्राम और इक्विवेलेंट जो होगा बेटा, ये क्या होगा, भार अपान में वेट अपान में, वेट अपान में, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट, ध्यान से समझो, ये इक्विवेलेंट वेट्स होगा, ठीक है मेरा भाई। अब ये कहानी क्या है, ये कहानी में ट्विस्ट है, क्या भैया, कहानी में ड्रामा है, मजा है मूवी वाला सीन बना दिया सर। कैपिटल एन बराबर देखो बेटा, कैपिटल एन बराबर देखो, कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा, विलेय का भार, विलेय का भार, यानी कि आप बोलोगे वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन लगाओ, क्या लगोगे मेरे भाई, है ना, विलेय का तुल्यांकी भार, फिर से ये लिखना पड़ेगा, विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, वैसे मैं शॉर्ट लिख सकता था लेकिन आप उड़ जाओगे इसलिए लिखना पड़ रहा है, क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ, है ना, सॉरी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, अब क्या लिखा था, बिलियन का आयतन, विलियन का आयतन, वारे वाह, वो आयतन काय में मेरे भाई, लीटर में ही लगाओगे, किस में लगाओगे, लीटर में, यानी कि
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको शॉर्ट में लिखो सर, सर शॉर्ट में लिखो तभी तो याद करेंगे हम अपन ना। तो कैपिटल एन इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में, सॉरी डब्ल्यू बी अपॉन में ई बी इंटू वी टी इन लीटर, क्या में हो जाएगा वी टी इन लीटर। ठीक है, तो अपन के पास एक अच्छा सा फार्मूला हो गया, एक छोटू सा फार्मूला हो गया। ये छोटू सा फार्मूला आप याद कर लोगे ना, मुझे पता है याद कर लोगे। लेकिन फिर से एक कहानी में ट्विस्ट, अगर ये लीटर ना होता फिर से एमएल होता तो कहानी में कोई दिक्कत थोड़ी है सर, सेम कर देंगे। कैपिटल एन इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में ई बी, है ना, डब्ल्यू बी अपॉन में क्या हो गया ई बी। अब यहां पर क्या लिखोगे, इनटू में लिखोगे वीटी लिखोगे एमएल में, और ऊपर करा दोगे 1000 का मल्टीप्लाई। तो ये वाली कहानी आपकी होगी टाइम फिश। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको पूरी तरीके से क्या लगाना है सर, न्यूमेरिकल। अब सर ईबी क्या होता है, सर अगर ईबी क्या होता है ये समझो। अगर हम ईबी की बात करें, ईबी क्या होता है, ईबी होता है डब्ल्यू बी अपॉन में स्मॉल एन। डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, है ना, वेट ऑफ सोल्यूट है बेटा, ये वेट ऑफ सोल्यूट। अब वेट ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, बिले का भार है, ये बिले का भार है। अगर ये बिले का भार है तो स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन की ही तो रैस है। ये देखो क्या है, अम्ल की क्षारकता बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारी अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता है, ये अम्ल की क्षारकता, है ना। तो आप कह सकते हैं बेसिडिटी ऑफ एसिड। फिर आप बोल सकते हो सर ये एक और पॉइंट हो सकता है क्या, क्षार की अम्लता, क्षार की अम्लता है, यानी कि एसिडिटी ऑफ बेस। आप ये भी कह सकते हो कि नहीं, कह सकते हो सर। ये हमारा लवण पर आवेश हो सकता है। लवण पर आवेश का मतलब चार्ज एट सॉल्ट। ठीक है भाई, जैसे ऐसे समझा दूं एक एग्जांपल। अम्ल की क्षारकता फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, H2SO4, H2SO ब्रेक इनटू 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। तो ये जो आपके H पॉजिटिव हैं दैट इज N बराबर 2। क्लियर है ना। अब देखो हमारे पास CaOH का होल ऑफ ट्वाइस था, ब्रेक डाउन कराया, Ca डबल पॉजिटिव प्लस, अब प्लस लगाओ या ना लगाओ यहां पर, और 2 टाइम OH नेगेटिव। ये जो आया दैट इज द N इक्वल टू 2। बोल भाई आया कि नहीं आया। अब आगे देखो, अगर हम इसमें एक सॉल्ट लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल NaCl या ब्रेक डाउन कराया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यहां पर एक ही पॉजिटिव ही तो है या एक नेगेटिव है, दोनों में से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस होते हैं उनको काउंट करते हैं। तो N बराबर कितना, 1 हुआ। तो इस तरीके से यहां पर ये होगा। और ये हमारा क्या है, अरे छोड़ो यार, थोड़ा सा गलती कर गया यहाँ पे। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, डब्ल्यू बी की जगह थोड़ी सी गलती देख रहे हो, पूरा कहानी बदल दी, पूरा कहानी बदल दी। ये आपका एम बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम बी। एम बी का मतलब क्या होता है ना, जल्दी बोलो। विले का अणु भार। ये विले का अणु भार था यार, विले का अणु भार, विले का अणु भार, विले का अणु भार। तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है भाई, अभी क्लियर है ना, जल्दी बोलो, अभी क्लियर है ना। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो बताओ भाई, टाइम फिक्स होगी। ये आ जाओ भाई, नेक्स्ट आता है कि हमारे पास अगर वॉल्यूम परसेंटेज हो तो क्या करेंगे। तो वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब कुछ नहीं,
वॉल्यूम का मतलब होता है कि अगर हमारा नंबर ऑफ वॉल्यूम है तो वॉल्यूम उसमें जो नंबर ऑफ प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूट होंगे, किसी भी सॉल्यूशन लोगे उस सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ वॉल्यूम होगा वो ml में काउंट कर लो। किस में कर लो? ml में। तो आप कह सकते हो हमारे पास आयतन परसेंटेज की बात करें, आयतन प्रतिशत की बात करें, तो आप बोलोगे बिले का भार है ना भैया, काय में होना चाहिए? ml में। ये भी याद रखना। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, है ना भैया? जल्दी बोलो किस समय भैया? बिलियन में। तो आप लिखोगे बिलियन का बार, दोनों काय में सर जी? ml में। तो आप क्या लिखोगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप शॉर्ट में लिख सकते सर, लिख सकते हो ना? जल्दी देखो, मास परसेंटेज, सॉरी वॉल्यूम परसेंटेज, दैट्स इक्वल टू, इसको लिखो वीबी है। अरे यार, बाहर की जगह क्या कर रहे हो सर? सर? जल्दी में क्या कर रहे हो? थोड़ी सी गलती, मिस्टेक फिर से। बिले का आयतन था, सॉरी, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं आयतन की ना, आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में विलियन का आयतन की बात कर रहे हैं ना ऊपर, आयतन। तो फार्मूला देखना पड़ता भाई, ये भी कायम होगा ml में, ये भी कायम होगा ml में, ठीक है? यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी सही है। तो यहां पर क्या बोलोगे? VB ml में अपॉन में VT कायम हो जाएगा मेरे भाई ml में, इनटू क्या चिपकाओगे? 100। क्लियर? तो ये हमारा हो गया फाइनल फार्मूला, ठीक है? तो ये छोटू सा फार्मूला याद रखना, ठीक है ना? तो ऊपर वॉल्यूम याद रखना, वॉल्यूम आया तो आपका सफिक्स में वॉल्यूम चलेगा, ml चलेगा। अब देखो यहाँ पर सेम यूनिट है तो आप 100 का मल्टीप्लाई करवा रहे हो, ठीक है मेरे राजा? जल्दी से आ जा। एक पॉइंट ये हुआ, देखो ये आपका आ जाता है ग्राम पर लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति, यानी कि यहां पर आपको स्ट्रेंथ को याद रखना है ना? तो याद रखो, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है 1 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें जितनी भी नंबर ऑफ प्रेजेंट ऑफ यानी कि पार्टिकल्स होंगे किसके? सॉल्यूट के, और वो होने चाहिए आपके ग्राम में, दैट इज द स्ट्रेंथ, वही हमारी शक्ति है। तो अगर हम शक्ति को देखें भैया, है ना, स्ट्रेंथ यानी कि एस को देखें, तो आप बोलोगे बिले का भार यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पर ट्विस्ट है, 1 लीटर बिलियन में, यानी कि ये आयतन की बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे विलियन का आयतन की बात कर रहा भाई ये, और बट है किस में? ध्यान से देखो सर, लीटर की बात कर रहा है ये लीटर की बात कर रहा है। तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर हम इसको शॉर्ट में फार्मूला बनाए तो क्या बोलोगे? एस इक्वल टू आपका हो जाएगा द डब्ल्यू बी कायम हो जाएगा, जल्दी बोलो, ये तो सर ग्राम में ही चलेगा, और अपॉन में ये देखो क्या आ जाएगा सर, ये चलेगा VT, और VT कायम होगा मेरे भाई लीटर में हो जाएगा। तो VT का मतलब आप समझ ही गए, अगर कोई पूछे तो चपका ही दोगे क्या होता है VT का मतलब। जल्दी बताओ, यहां तक की कहानी कंसंट्रेशन के अगर हम बात करें पदों पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन में जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स थी मैंने यूं खत्म कर दी हैं। आपको क्या करना है, छोटे छोटे से फार्मूला इन्हें भी बनते हैं, वो सारे के सारे आप फार्मूले याद कर लोगे, उन फार्मूले को अपनी कॉपी पे मेंटेन कर लोगे प्रॉपर तरीके से। कभी कभी इसमें एक रिलेशन पूछ देता है, नॉर्मलता और मोलरता में रिलेशन पूछेगा, तो आपको थोड़ा सा डर लग सकता है कि सर रिलेशन क्या ही होगा, तो उस रिलेशन को आप पूरी तरीके से कर लें याद, किस तरीके से करते हैं। देखो भाई, पहले तो आप नॉर्मेलिटी का फार्मूला लिखाओ। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है?
डब्ल्यू बी अपॉन में क्या होता है बेटा, ई बी, और वी टी हो जाता है काय में सर जी, लीटर में हो जाता है। इसी तरीके हमारे पास मोलरता का होता है, डब्ल्यू बी अपॉन में क्या हो जाता है बेटा जी, एम बी, और ये हमारा कायम हो जाता है वी टी, और वी टी कायम में जाता है बेटा जी लीटर में। क्लियर है ना मेरा भाई? इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो और इसको इक्वेशन डाल दो सेकंड। कौन सी इक्वेशन डाल दी, सेकंड। अब क्या करो, जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करवा दो, बस इतना कराना है। अब देखो क्या कराएंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो कैपिटल एन इक्वल टू एम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो डब्ल्यू बी अपॉन में ई बी क्या हो जाएगा बेटा जी, ई बी इंटू वी टी का एम हो जाएगा लीटर में। और इसको देखो, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू वी टी हो जाएगा कायम भैया जी, लीटर में। क्लियर में राजा? वी टी से वी टी कैंसिल आउट, डब्ल्यू बी से डब्ल्यू बी कैंसिल आउट। अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो अब क्या करेंगे, कैपिटल एन अपॉन में कैपिटल एम करेंगे, और 1 अपॉन में ई वी लिखेंगे, 1 अपॉन में एम बी लिखेंगे। ये इधर गया और एम बी चला गया ऊपर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एन अपॉन में एम निकल के आया, एम बी अपॉन में ई बी, क्या निकल के आया, एम बी अपॉन में ई वी। यहां तक की कहानी क्लियर है ना? होनी चाहिए, क्योंकि यहां तक कुछ था ही नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको भी थोड़ी देर पहले फार्मूला पढ़ाया था, ई वी बराबर होता है एम बी अपॉन में स्मॉल एन, बोलो पढ़ाया था। तो ये वाला फार्मूला यहां पर पुटअप कराओ। अब ई बी क्या था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, बिले का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालते बताया। और यहां पर एम बी क्या था, वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बिले का अणु भार अपॉन में एन। एन क्या है, अम्ल की क्षारकता, बेसिडिटी ऑफ एसिड। इसी तरीके से हमने सारे टर्म्स बताया और लिखा है। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको इस तरीके से पक्षांतर कर दें तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे हमारे पास ई बी है, तो यहां पर डायरेक्टली एन बराबर हो जाएगा। तो क्या इसको एन इक्वल टू एन अपॉन में एम डायरेक्टली स्मॉल एन की नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। किसके हो जाएगा, स्मॉल एन के बराबर नहीं हो जाएगा? अगर ये स्मॉल एन के बराबर हो रहा है तो सपोज करो कि जो हमारा बेस है, बेसिस या बेसिडिटी बोलूं मैं, बेसिडिटी की बात करूं, बेसिडिटी एन इक्वल टू अगर 1 हो जाए, अगर हम बात करें एसिडिटी की, एसिडिटी की बात करें, ये एन इक्वल टू 1 हो जाए, तो क्या आप डायरेक्ट नहीं कह सकते सर, जो कैपिटल एन यानी नॉर्मलता होगी डायरेक्टली मोलरता हो जाएगी? आपका आंसर होगा सर हो जाएगी। बस ये रिलेशन पूछ लिया जाता है तो इसका मतलब आपकी कहानी फिक्स है, आपकी कहानी फिक्स है। जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, क्लियर है ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्लियर है ना? जल्दी से बोल दो। यहां तक की सारी बातें क्लियर होनी चाहिए आपको, एक एक जल्दी से देखो सारे बच्चे। क्लियर मेरे भाई? यहां तक अगर कंफर्म हो गया है तो अब जरा ध्यान से देखो हमारे पास क्या आता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास आता है केमिकल, जल्दी देखो हमारे पास आता है रासायनिक सूत्र। अगर हमारे पास रासायनिक सूत्र सर ये क्या है, रासायनिक सूत्र को अगर हम ध्यान से देखें केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला का क्या मतलब होता है, अगर हम ध्यान से देखें ये हमारा H2SO4 है ना, अगर ये H2SO4 केमिकल फार्मूला, हमारे पास NH3 है केमिकल फार्मूला, ये क्या कहलाएगा, केमिकल फार्मूला कहलाएगा। मैं बोल दूं NaCl क्या हो गया बेटा, केमिकल फार्मूला। मैं अगर कह दूं ये हमारा CaCO3 है, दैट इज द केमिकल फार्मूला। यानी कि जो हमारे सारे कंपाउंड जो केमिकली फॉर्मेट में या कंपाउंड फॉर्मेट में लिखे होते हैं, दैट इज द केमिकल फार्मूला। इसमें कोई ऐसा समझाने का पार्ट था ही नहीं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये रासायनिक सूत्र को अगर हम ध्यान से देखें तो आपका मतलब यही हुआ, जैसे मैं कह सकता हूं कि NH3 जो है ये अपने आप में क्या बन के आया, ये हमारे पास अमोनिया बन के आया, दैट इज द केमिकल फार्मूला। मैं बोलूं HCl है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे, केमिकल फार्मूला होगा। क्लियर? मैं बोल दूं NH4Cl है, हमारे पास ये क्या बनकर आया, ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बन के आया। क्या बन के आया बेटा, अमोनियम क्लोराइड बन के आया, दैट इज द केमिकल फार्मूला।
यानी कि जिस केमिकल फार्मूला को अगर हम उनके सिंबल्स में लिख रहे हैं वही सारे के सारे हमारे केमिकल फार्मूले के अंतर्गत आते हैं। दैट इज द मेन पार्ट ऑफ केमिकल फार्मूला। ठीक है भैया। अब हमारे पास आता है सबसे पहले हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, जल्दी देखो भाई, जिसको हम कहते हैं, इनके कुछ टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स होते हैं? पहला टाइप है जिसको हम कहते हैं मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र। मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फार्मूला है, पास फार्मूला है जिसको हम कहते हैं बेंजीन। हमारे पास एक फार्मूला है जिसको आप कहते हैं बेटा जी, क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन। क्या फार्मूला होता है बेटा? C6H6। ठीक है भैया। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये अपने आप में एक अणु सूत्र है, ये अपने आप में मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कैसा है बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिख दें, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में अगर देखोगे तो ये हमारा C6 था, H कितना था? 6। ये इससे खत्म हो गया, क्या लिख कर आ गया? CH लिख कर आया। ये जो CH लिख कर आया यही हमारा कहलाता है भैया, जल्दी से देखो, इसको ही हम लोग मूलानुपाती सूत्र कहते हैं या सरलतम सूत्र कहेंगे। दैट इज द इम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है भैया, फॉर्मूला बोलो भाई, क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अगर हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिख रहे हैं, दैट इज द इंपेरिकल फार्मूला। वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? इंपेरिकल फार्मूला कह रहा। इसी तरीके से हमारा क्या आता है? नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है उसी का भाई, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर। जिसका नाम लिया वही हाजिर, हाजिर हो गया भाई। तो अगर हमने ध्यान से देखो, एग्जांपल क्या लिया था? C6H6 क्या लिया था भैया? C6, जल्दी से देखो भाई, क्या लिया था? C6H6। अगर C6H6 को देखें, दैट इज द बेंजीन। ये हमारा क्या अपने आप में हुआ भैया? बेंजीन हुआ। अगर ये बेंजीन हुआ तो अपने आप में ये क्या होगा बेटा? अपने आप में ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बेटा। मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यही उसका क्या होगा बेटा? फॉर्मूला। क्या लिख रहा मैं? फॉर्मूला। यानी कि यही इसका क्या होगा? अणु सूत्र होगा। तो अणु सूत्र का मतलब ही क्या है? जो उसके सिंबल्स में, जो उसके नंबर ऑफ एटम्स में, जो उसको एक्चुअल में डिफाइन कर रहा है, दैट इज द अणु सूत्र, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर है भैया? दैट इज द आणविक सूत्र, वही हमारा क्या कहलाएगा? आणविक फार्मूला। इसी तरीके एक और फार्मूला बन जाता है इसमें, याद रखिएगा। तो जो अणु सूत्र होता है ना बेटा, अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, मॉलिक्यूलर, ध्यान सुनिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक काम करते हैं, इसको एक ब्लैंक स्लाइड में ले लेते हैं। जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जिसको हम बोलते हैं अणु सूत्र, क्या बोलते हैं बेटा? अणु सूत्र बोलते हैं। अणु सूत्र यानी कि हम बोले मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये क्या होता है बेटा? मूलानुपाती। अरे यार, मूलानुपाती, आपने क्या निकाला था? मूलानुपाती, जल्दी से बताओ, आप लोगों ने क्या लिखाया था? अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती। जल्दी बोलो, इसको आप लोग क्या कहते हैं? आपने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था? मॉलिक्यूलर सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला। तो इसको आप लोग क्या लिखोगे? इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला। ये हमारा क्या हुआ? इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है भाई। अब क्या होता है? ये इसका होता है होल ऑफ एन। क्या होता है भैया? होल ऑफ एन। अब फिर से बात आई कि यहां पर ये होल ऑफ एन क्या होगा? ये जो स्मॉल एन है ये क्या होगा? तो आपका पता है क्या आंसर होगा? स्मॉल एन बराबर क्या होगा? हाँ जल्दी बताओ। स्मॉल एन बराबर ये होगा अणु भार, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में मूलानुपाती सूत्र जो था उसका भार। ठीक है भैया। तो आप क्या बोलोगे?
इंपेरिकल फार्मूला वेट क्या हो जाएगा, वेट। एक बात और याद रखो, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी पता है कैसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अणु भार दिया नहीं जाता है। क्या किया जाता है, अणु भार नहीं दिया जाता है। तो जब भी कभी आपका अणु भार जो है, अणु भार है, ये नहीं दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे भैया, अणु भार नहीं दिया जाएगा, इधर ये वाला पार्ट, तो इसको क्या लिखोगे बेटा, मोलर या मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली बराबर होता है 2 इंटू वाष्प दाब के, वाष्प घनत्व के, यानी कि वेपर डेंसिटी। ठीक है भैया, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने। तो अगर मोलर, यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला ये डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, मूलानुपाती एम्पिरिकल फार्मूला का होलापेन हो जाएगा। जो होलापेन है वो क्या हुआ, तो यहां पर आपको याद रखना है मॉलिक्यूलर मास अपॉन में कितना, एम्पिरिकल फार्मूला वेट। इसी के बाद हमारे पास आता है संरचना यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कोई ऐसा कंपाउंड जो अपने स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनाता हो। जैसे लाइका अपने पास एक एग्जाम्पल था जिसको आप कहते हैं CH4। बचपन से टीचर आपको पढ़ा रहा CH4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये बटा बनाओ C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से 3D फिगर बनता है। फिर जैसे मैं बोल दूं PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये बनेगा P, यहाँ पर Cl, अरे भाई यहाँ पर P, यहाँ पर Cl, यहाँ पर इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से बनाएगा। ठीक है भाई, जैसे PCl5 ये बना P, ये और ये हमारे पास Cl, ये हमारे पास Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl। कुछ इस तरीके से आपकी क्या बन गई मेरे भाई, स्ट्रक्चर बन गई। तो यानी कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी यौगिक है, अगर उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, फार्मूला को उसी स्ट्रक्चर में, उसी एटम को आपस में जोड़ा जा रहा है, आपस में जोड़ने पर दैट इज द स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये हमारा अपने आप पे स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। और भी बना दे क्या, और बना देते हैं। जैसे लाइक का हमारे पास है C2H4। अब इसको देखोगे तो ये क्या है, डबल बॉन्ड के साथ C के साथ जुड़ा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इस तरीके से, यहाँ पर H, यहाँ पर H, कुछ इस तरीके से। लाइक का समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग इनका बनाते हैं। और इस प्रेम को आगे लेके चल के आते हैं, दैट इज द स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री अपने आप में क्या है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो स्टाइक्योमेट्री के एक्चुअल में मतलब क्या होता है। सर एक्चुअल में मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी हमारी केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन में और जब भी स्टाइक्योमेट्रिक का काम करेगा, दैट इज द बैलेंस रिएक्शन। वो हमारी कैसी रिएक्शन होगी, बैलेंस। यानी कि स्टाइक्योमेट्रिक हमेशा बैलेंस रिएक्शन पर ही काम करता है। अगर हमारा रिएक्शन ही बैलेंस नहीं होगा तो स्टाइक्योमेट्रिक वर्क नहीं करेगा भाई। क्लियर, पहली बात तो ये होगी। दूसरा पॉइंट, उसके जो रिएक्टेंट होते हैं और जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को ही आइडेंटिफाई करने का काम करता है, जिसको हम कहते हैं स्टाइक्योमेट्रिक। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2 है, H2 के साथ हमने किसको जोड़ा, Cl को जोड़ा, तो यहां पर हमारे पास आया 2HCl। दैट इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन कैसी होगी, ये हमारी बैलेंस फॉर्मेट में नहीं होगी क्या। अगर ये आपकी बैलेंस फॉर्मेट में रिएक्शन है, कैसी फॉर्मेट में बेटा रिएक्शन है, बैलेंस फॉर्मेट में रिएक्शन है, तो इसका मतलब आप क्या बता रहे हो सर, ये हमारी जो भी केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस है। ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इनके बीच में जो हमारा रिलेशन बनेगा, दैट इज द स्टाइक्योमेट्री। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, इतनी आसानी से आप कैसे पढ़ा लेते हैं सर। अब इसी तरीके से आता है स्टाइक्योमेट्री कॉफिशिएंट। क्या आता है मेरे बच्चे, स्टाइक्योमेट्री कॉफिशिएंट। सर ये क्या करता है, सर जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन थी, दैट इज द स्टाइक्योमेट्री, वही हमारी रस समीकरण में थी। लेकिन सर कहानी आती है, जो कॉफिशिएंट होता है उसके आगे जो पार्ट लगा, दैट इज द कॉफिशिएंट। सिंपल है यार। यानी कि देखो भाई,
जैसे हमने कहा कि हमारे पास H2 था, H2 के साथ O2 मिलाया और हमारे पास वाटर बन के आया। इसको हमने बैलेंस कराया तो 2 लगाया, और इसको हमने बैलेंस कराया तो हमने फिर से 2 लगाया। और ये जो पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, दैट इज द यही आपका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है 2, यहां पर आपका H2O का कोफिशिएंट कितना है 2, दैट इज द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। वही हमारा क्या कहलाएगा, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी कि जैसे ये हमारा H2 था, H2 के साथ क्या जोड़ा था, Cl2, बन के आया था 2HCl। सर जी पता है यहां पर ये जो 2 आया ना, यही हमारा है स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट का मतलब होता है जो किसी कंपाउंड में बैलेंस करते समय आगे चपक जाए। तो जो चपके हुए नंबर ऑफ कॉफिशिएंट, यानी कि जितनी भी वो वैल्यू होती है वही उसका कहलाता है रस समीकरणमिति गुणांक। अरे भाई क्या सर, क्या पढ़ाते हो आप, क्या पढ़ाते हो सर, आप क्या पढ़ाते हो यार, कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा है। लास्ट आता है हमारा सीमांत अभिकर्मक। अगर इसको हम एक वर्ड हिंदी में समझाने की कोशिश करें, सीमांत का क्या मतलब हो, तो सीमांत यानी कि हम कोई ऐसा काम करें जो अचानक पूरी तरीके से खत्म हो जाए। जैसे लाइक हमारे रिएक्टेंट थे, जो हमारे अपकारक थे, उन्होंने कोई काम करना शुरू किया। अगर वो काम कर रहे थे, काम करते करते उसकी एनर्जी खत्म होगी, क्या आप अब काम करने लायक बचे हो? आपका आंसर होगा सर नहीं। सर क्यों नहीं? क्योंकि अब हम जो काम कर रहे थे वो हमसे नहीं हो पा रहा, कि यानी कि हमारे पास एनर्जी नहीं बची है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं बची है तो सीमांत अभिकर्मक होगा वही लिमिटिंग रीजेंट होगा। लिमिट से एक बात समझ में आती है, हर एक चीज की अपनी पर्टिकुलर लिमिट होती है। तो हमारे रिएक्टेंट की भी तो पर्टिकुलर क्या हो रहेगी, पर्टिकुलर क्या रहेगी, जल्दी बताओ, पर्टिकुलर उनकी भी एक लिमिट रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ऑलमोस्ट लिखा चुके हैं, जैसे हमने कहा 2H2 है और ये हमारा किसके साथ, O2 के साथ ऐड हुआ, बन के आया 2H2O। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो रिएक्टेंट है बेटा, रिएक्टेंट अपनी जगह से एनर्जी लेवल या एनर्जी को पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं, जिससे अब कोई भी रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी। दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट की कैटेगरी में जाएगा। मतलब जब रिएक्शन चलना, जो चल रही थी प्रॉपर तरीके से, वो चलना बंद हो जाए, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। वही हमारा क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, क्लियर है ना, प्रॉपर तरीके से समझ आया कि नहीं आया? तो आप सारे के सारे बच्चे डेफिनेशन को पढ़ लेंगे। देखो लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है, उत्पादों तथा मात्रा सीमांत अभिकर्मक क्या कहलाती है बेटा, उसके समाप्त होते ही रासायनिक अपक्रिया रुक जाती है। तो जैसे रासायनिक अपक्रिया रुकेगी, यानी कि वही हमारा बन के आएगा सीमांत अभिकर्मक। बोलो क्लियर है ना, बोलो क्लियर है ना। तो अब आ जाते होमवर्क पे बेटा। जितनी भी डेफिनेशन लिखाएंगे बेटा, डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशन लिखाएंगे ना, सारी की सारी डेफिनेशन आप लोग अपनी कॉपी पे राइट करेंगे। कॉपी पर क्या करेंगे बेटा, कॉपी पर राइट करेंगे, है ना, कॉपी पर राइट करेंगे और इसको आप लोग कर लेंगे लर्न। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि सारा का सारा आपको पूरा का पूरा मैंने पढ़ा दिया। इंटर भी आपकी इसी से कनेक्ट करेगी और आपका लेक्चर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत ही बढ़िया लगा। यानी कि आप सभी लोगों को पता ही है, इसी प्यार मोहब्बत के साथ आपके साथ वन शॉट, एक चैप्टर की शॉर्ट डिटेल प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, उन बातों को हम इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे। मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसका नाम होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने घर परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सबक है, टाटा बाय, जय हिंद।